नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता जो 2 भागों में है, जागो फिर एक बार, उस पर बात की थी। और आज हम नेट के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित उनकी अन्य रचनाओं पर बात करने वाले हैं। और इस सत्र में हम, क्योंकि जागो फिर एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, इसलिए हमने उसकी पूरी व्याख्याएं समझी, पढ़ी, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो कविताएं हैं उनके सारांश पर हम बात करेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे और उन पंक्तियों पर बात करेंगे, चुनी हुई पंक्तियों पर जिन पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। और शेष जो कमी रह जाएगी कविता को समझने के लिए, वो हम प्रश्नों के माध्यम से पूरी करेंगे, ताकि हम अधिक से अधिक पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें, समझ सकें, क्योंकि पाठ्यक्रम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत अधिक विस्तृत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और आज के सत्र की जो कविताएं हैं वो है, सबसे पहले हम जूही की कली पर बात करेंगे, उसके बाद हम उनकी दूसरी एक और कविता बांधो न नाव इस ठाव बंधु पर बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कुकुर मुत्ता पर। तो चलिए बिना समय व्यर्थ गंवाए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले जूही की कली कविता पर बात करते हैं। जूही की कली निराला के उत्कर्ष काल की कविता है, यानी जिस समय उन्होंने काव्य सृजन प्रारंभ किया, ऐसा माना जाता है कि 1920 के लगभग उन्होंने विधिवत काव्य सृजन प्रारंभ किया, लेकिन इसके विषय में कोई प्रामाणिक तथ्य हमारे पास है नहीं। इसलिए यही कहना उचित होगा कि ये निराला के अभ्युदय काल की कविता है, यानी सृजन के प्रारंभिक दिनों की कविता है ये। जूही की कली कविता का रचना काल, अगर रचना काल की बात करें कि कब लिखी गई है, तो निराला स्वयं इसे 1916 में रचित बताते हैं, लेकिन शोधों के आधार पर 1921 में इसका रचना काल बताया जाता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब तक शोधों पर्याप्त शोध इस क्षेत्र में नहीं हुए थे, तब जूही की कली निराला की प्रथम कविता मानी जाती थी। किंतु वर्तमान शोधों के आधार पर निराला की पहली कविता मानी गई है जन्मभूमि। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इस पर आधारित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तीसरी बात यह है कि 1921 इसका रचना काल है, विधिवत आधुनिक शोधों से यह प्रमाणित हो चुका है। जूही की कली कविता सबसे पहले प्रकाशित कहां हुई, इस विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका प्रकाशन कलकत्ता से एक मासिक पत्र निकलता था दोस्तों, जिसका नाम था आदर्श। उसमें 1922 में प्रकाशित हुई, यानी 1921 के आसपास रची गई। और आदर्श नामक पत्रिका जो कलकत्ता से निकलती थी, उसमें 1922 में यह प्रकाशित हुई। प्रारंभ में इसका संकलन निराला के पहले कविता संग्रह अनामिका प्रथम में, अनामिका के 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। ये 1923 में प्रकाशित हुआ था, और इस अनामिका प्रथम कविता संग्रह में ये संकलित की गई, और उसके बाद कालांतर में इसे परिमल नामक उनके कविता संग्रह की कविताओं के साथ भी संकलित कर दिया गया। इस कविता में कवि ने जूही की कली के खिलने के प्रसंग को मानवीकरण अलंकार के माध्यम से अत्यंत सुंदर शैली में अभिव्यक्त किया है। देखिए, कवि की जो अनुभूतियां होती हैं दोस्तों, वो बहुत विचित्र होती हैं, और एक बारीक सी अनुभूति उसे किस स्तर पर, किस व्यापक स्तर पर लाकर खड़ा कर देती है, ये हम साधारण मनुष्यों की समझ से बाहर की बात है। कवि ने केवल और केवल एक दृश्य देखा, जूही की कली के खिलने का दृश्य, और उसी को मानवीकरण के आधार पर उन्होंने बहुत ही सुंदर शैली में अभिव्यक्त किया है। और दोस्तों, यही वो कविता है जो पहले निराला ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए भेजी थी, लेकिन एक श्रृंगारिक कविता कहकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रकाशित नहीं किया और इसे लौटा दिया गया था। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निराला की कौन सी कविता को सरस्वती में प्रकाशित नहीं किया गया था, या सरस्वती पत्रिका के संपादक के द्वारा लौटा दिया गया था। तो आप ध्यान रखें, जूही की कली ही वो कविता है जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया था और उसे लौटा दिया था। कवि ने जूही की कली को नायिका माना है, ध्यान देंगे। पहली बात तो
मानवीकरण अलंकार के माध्यम से अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति यहाँ की है। दूसरी बात, मानवीकरण किस प्रकार का है, जूही की कली जो एक प्राकृतिक उपादान है उसे नायिका के रूप में कल्पित किया है, नायिका के रूप में, यानी नायिका के गुणों का आरोप किया गया है, यानी मानवीय गुणों का आरोप किया गया है जूही की कली पर। और जो पवन है, हवा जो बहती है, ऐसा माना है कवि ने, इस कविता को पूरा पढ़ने पर यह समझ में आता है कि कवि ये मानते हैं कि कोई भी कली जब पुष्प बनती है तो जिस तरह से सूर्य की किरणें अपने स्पर्श से उसे खिलने में सहायता प्रदान करती हैं, उसी तरह से पवन का स्पर्श भी उसे विकसित होने में, पुष्प के रूप में खिलने में उसका सहायक होता है। तो यहां पर सूर्य की किरणों की कोई बात नहीं है, केवल पवन की कल्पना की गई है, यानी वायु की कल्पना की गई है, और उस वायु को यहां नायक माना गया है। तो मानवीकरण में जूही की कली नायिका है और पवन नायक है, और उस पवन का नाम कवि ने बताया है मलयानिल। मलयानिल, मलय प्लस अनिल, यानी इस शब्द का अगर हम विच्छेद करेंगे तो जो अर्थ हमारे सामने आता है, दक्षिण भारत में ऐसा कहा जाता है कि एक मलयगिरी पर्वत है और वहां पर चंदन के बहुत अधिक वृक्ष हैं, और यही कारण है कि वहां से गुजर कर जो हवा आती है वो चंदन की गंध को अपने साथ लेकर आती है। तो उस दिशा से आने वाली पवन को मलयानिल कहा जाता है। तो कवि ने जिस नायक की पवन के रूप में कल्पना की है उसका नाम बताया है मलयानिल, नायक के रूप में प्रस्तुत किया है, और प्रधान रस इस कविता में है श्रृंगार रस। तो ये बिंदु आप ध्यान में रखेंगे। मानवीकरण अलंकार प्रमुख रूप से पूरी कविता में विद्यमान है। नायिका है जूही की कली और नायक है पवन, मलयानिल, और श्रृंगार रस की योजना की गई है। अब कविता के सारांश पर बात करते हैं। जूही की कली को कवि ने नायिका, मैंने आपको पहले बता ही दिया, लेकिन कैसी नायिका, एक विरहिणी नायिका के रूप में अभिव्यक्त किया है। उसका प्रियतम पवन, जिसकी मैंने बात की कि इस कविता में नायक पवन है जिसे मलयानिल कहा है कवि ने, तो उसका प्रियतम, किसका प्रियतम, जूही की कली जो विरहिणी नायिका है उसका प्रियतम पवन मलयानिल है, जो उसे विरह व्याकुल छोड़कर दूर देश की ओर चला गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, ये प्राकृतिक सत्य है दोस्तों, कि पवन यानी वायु कभी एक स्थान पर रुकी हुई नहीं रहती, उसे तो बहना ही होता है, क्योंकि उसकी नियति, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव बहना ही है। तो वो बह गया है, लेकिन कवि ने क्योंकि उसकी नायक के रूप में कल्पना की है, तो कवि कल्पना करते हैं कि वो अपनी प्रेमिका, अपनी प्रिया जूही की कली को विरह में व्याकुल छोड़कर दूर देश की ओर चला गया है। जूही की कली निर्जन वन में, निर्जन जहां पर कोई भी मनुष्य नहीं है, ऐसा घना जंगल है, और उसमें जूही की कली की एक लता है, उस पर पत्तों के बीच में, क्योंकि कोई भी जूही की कली अगर खिलती है, विद्यमान होती है, किसी भी शाखा पर उगती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पत्तों के बीच में ही कलियां खिला करती हैं। तो कवि उस दृश्य को देख करके कल्पना करते हैं दोस्तों कि मानो जूही की कली कोई नायिका है और वो निर्जन वन में अपनी लता पर, यानी जूही की बेल पर पत्तों के बीच में सोई हुई है और अपने प्रियतम से मिलन के स्वप्न देख रही है। ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अगर हम 4-5 पंक्तियों को समझ लेंगे तो आगे की कविता समझना, उसका अनुमान लगाना, उसके भाव को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, शुरुआत कविता की ये इस प्रकार होती है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। कवि कहते हैं विजन यानी जन से रहित, यहां पर कोई मनुष्य नहीं है, ऐसे निर्जन स्थान पर वन प्रदेश में वल्लरी यानी एक लता, किसकी लता, जूही की बेल। तो जूही की बेल पर सोती थी सुहाग भरी, सुहाग का अर्थ होता है प्रेम और सौभाग्य। तो प्रेम से भरी हुई जूही की कली सो रही थी, और कैसे सो रही थी, स्नेह स्वप्न मग्न, वो अपने प्रेम के सपनों में डूबी हुई थी। स्नेह, प्रेम, स्वप्न, प्रेम के सपनों में, मग्न यानी पूरी तरह से डूबी हुई सो रही थी। यानी सोते सोते कवि कल्पना करते हैं, क्योंकि जूही की कली नायिका है, तो वो अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए जो प्रेम के पल हैं उनकी स्वप्न लेकर के उसमें पूरी तरह से खोई हुई है। अमल, और कैसी थी जूही की कली, उसके व्यक्तित्व का, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं कवि, अमल थी। जूही का जो पुष्प होता है दोस्तों वो सफेद रंग का होता है, और अमल का अर्थ भी अमल, धवल, मल, अमल का मतलब है जिस पर कोई मल नहीं है, यानी जिसमें कोई कालिख नहीं है, कोई कालिमा नहीं है, जो उज्जवल है।
तो वो उज्जवल थी, श्वेत थी, कोमल तनु, तनु का मतलब होता है शरीर, कोमल शरीर वाली थी, तरुणी यानी युवती थी। अब युवती क्यों कहा है जूही की कली को? युवती इसलिए कहा है क्योंकि वो पुष्प बनने के लिए बिल्कुल तैयार थी, पूरी तरह से कली के रूप में वो उसका विकास अपनी चरमोत्कर्ष पर, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था और वो उसे सिर्फ पुष्प की तरह खिलने की देर थी। तो ऐसी तरुणी, ऐसी युवती, जूही की कली, तरुणी का अर्थ हुआ युवती, जूही की कली पत्तों के बीच में सोई हुई थी, दृग बंद किए। और कैसे? दृग का मतलब होता है आंखें। सोते हैं हम तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, आंखें बंद करके ही सोते हैं। तो आंखें बंद करके शिथिल यानी पूरी तरह से विश्राम की मुद्रा में, शिथिल पत्रांक में यानी बेल पर जो पत्ते थे उन पत्तों की गोद में सोई हुई थी। अब समय कैसा था देखिए, किस तरह से श्रृंगार रस की योजना करते हैं कवि निराला। वासंती निशा थी। वसंत ऋतु दोस्तों हमारे यहां, हमारी संस्कृति में प्रेम का प्रतीक मानी गई है। तो वसंत काल की निशा यानी रात थी। तो एक तो जूही की कली प्रेम में डूबी हुई थी, रात्रि का समय था, प्रियतम से अलग थी, विरह में व्याकुल छोड़कर उसका प्रियतम मलयानिल दूर देश को चला गया था। तो ऐसी स्थिति में अगर वसंत काल की रात में ये सारी स्थितियां घटित हो रही हैं, तो इसके द्वारा कवि ये संकेत करना चाहते हैं कि विरह की वेदना जूही की कली रूपी जो नायिका है उसमें अत्यधिक विद्यमान थी। विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन। क्यों? वासंती निशा थी और ऐसे में विरह में विधुर यानी व्याकुल, विरह में व्याकुल प्रिया का साथ छोड़कर पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल यानी जिसे मलयानिल कहा जाता है, वो किसी दूर देश में चला गया था। वसंत रात की रात में जूही की कली अपनी प्रियतमा को छोड़कर, उसका जो प्रियतम पवन था यानी जिसका नाम है मलयानिल, वो उससे विरह में व्याकुल छोड़कर दूर देश की ओर चला गया था। दूसरी ओर देखिए, ये तो एक बात हुई, एक प्रसंग हुआ कि क्या स्थिति है, जूही की कली प्रेम के स्वप्न में डूबी हुई है और प्रियतम कहीं दूर देश में है जिसका नाम मलयानिल है। दूसरी ओर जैसी व्याकुलता, जैसी प्रेम की वेदना जूही की कली के हृदय में कवि कल्पित करते हैं, उसी तरह से वो प्रेम की का वेग, आवेग कहना चाहिए, वो मलयानिल यानी उसके प्रिय अनिल के यानी पवन के हृदय में भी दिखाई देता है। कवि चित्रित करते हैं कि दूसरी ओर अचानक उसके प्रेमी पवन को अपनी प्रिया जूही की कली की याद आती है। अचानक बहते बहते मलयानिल पर्वत पर उसे याद आता है कि वो अपनी प्रियतमा को छोड़कर आ गया है, यानी उसमें प्रेम का आवेग उमड़ने लगता है। और वो क्या करता है, कवि लिखते हैं, उपवन सर सरित गहन गिरि कानन कुंज लता पुंजों को पार कर। वो जैसे ही उसे अपनी प्रियतमा की याद आती है, वो तुरंत आगे बढ़ने की बजाय अपनी प्रियतमा की ओर लौट पड़ता है और उसके लिए वो इतनी द्रुत गति से वापस लौटता है क्योंकि उसके मन में अपनी प्रिया के प्रति प्रेम प्रबल रूप में उमड़ रहा था। तो कवि लिखते हैं कि बहुत तीव्र गति से पवन लौट रहा है प्रिया की ओर। उपवन यानी बगीचे पार कर किए उसने तेजी से, सर यानी जितने भी मार्ग में बड़े बड़े सरोवर आए वो सब पार किए, सरित यानी नदियां पार की, गहन गिरी घने जंगलों से युक्त दुर्गम गिरी यानी पर्वतों को पार किया, कानन जंगलों को पार किया, कुंज लता पुंज और न जाने मार्ग में कितने लताओं के पुंजों के समूह, लताओं के कुंजों के समूह आए। पुंज मतलब समूह, न जाने कितने लताओं के पुंज आए। उन सब को पार कर बहुत तेजी से अपनी प्रिया की याद आते ही मलयानिल यानी परवन रूपी नायक अपनी प्रिया के पास लौट आया और उसने आकर उसे हल्के स्पर्श से, हल्का स्पर्श दिया, यानी उसे, कवि लिखते हैं कि उसने उसे स्नेह से चूमा। यानी कवि कल्पना करते हैं कि नायक लौटा और उसने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की किस पर? जूही की कली रूपी नायिका के प्रति। लेकिन नायिका की स्थिति क्या है? नायिका जूही की कली बहुत गहरी नींद में डूबी हुई है और प्रियतम के प्रेम के स्वप्नों में खोई हुई है। तो ऐसी स्थिति में उस कली को अपने प्रियतम के आगमन का कुछ पता ही नहीं चलता और वो जैसे निद्रा में मग्न है, जैसे प्रेम के स्वप्नों में डूबी है, वैसे ही वो डूबी रहती है। प्रियतम पवन ये सोचकर क्रोधित होता है कि उसकी प्रिया को उसके आगमन पर हर्ष ही नहीं हुआ। अब इस स्थिति की कल्पना निराला ने क्यों की? क्योंकि हवा कभी धीमी गति से चलती है,
तो जब वो धीमी गति से हवा यानी पवन कली का स्पर्श करती है तो कवि कल्पना करते हैं कि मानो पवन रूपी नायक अपनी प्रिया को चूम रहा है। लेकिन जब हवा तेजी से चलती है, पवन तेज तीव्र वेग से बहता है, तो कवि कल्पना करते हैं मानो पवन नायिका के प्रति अपने क्रोध को अभिव्यक्त कर रहा है। तो कवि कल्पना करते हैं और कहते हैं, प्रियतम पवन ये सोचकर क्रोध में भर उठा कि मैं तो इतनी दूर से इसके प्रेम के वशीभूत होकर के दौड़ा चला आया हूं, इतनी तीव्र गति से अपने इतनी सारी बाधाओं को पार कर यहां आया हूं, और ये आंखें बंद कर चुपचाप सोई है, जबकि मैंने इसे स्पर्श भी किया है, उसके बाद भी इसकी नींद नहीं टूटी। इसका मतलब क्या है कि इसे मेरे आगमन से खुशी नहीं हुई। वह अपने झोंकों को तीव्र गति और क्रोध में भर जाता है पवन, अपनी नायिका की अपने प्रति बेरुखी को, उसकी उदासीनता को अपने प्रति वो सहन नहीं कर पाता और बहुत तेजी से पवन चलने लगती है। कवि कल्पना करते हैं कि निरंतर पवन का जो क्रोध है वो बढ़ता ही जा रहा है। अचानक बहुत तेजी से पवन के चलने पर नायिका यानी जूही की कली हड़बड़ाकर उठ जाती है और प्रिय को सामने देखकर खुशी से झूम उठती है। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है, तेज हवा चलने पर जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके प्रियतम पवन उसके सामने खड़े हैं और वो खुशी से झूम उठती है। फलतः दोनों का मिलन होता है, दोनों के गिले शिकवे दूर होते हैं और दोनों प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। और यहीं पर दोस्तों ये कविता समाप्त हो जाती है। ये एक बहुत ही संक्षिप्त सी कविता है। इसकी मूल बातें, इसका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है, किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई ये याद रखना है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, मानवीकरण अलंकार है, ये सारे तथ्य याद रखने हैं। और इस कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ सामासिक भाषा है। संस्कृत निष्ठ, जैसा कि हमने प्रारंभिक पंक्तियों में देखा था, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, तो वो पूरी की पूरी संस्कृत निष्ठ सामासिक भाषा है। इस बात का प्रमाण है ये पंक्तियां। आगे चलते हैं, अगली कविता पर आते हैं। अगली कविता है दोस्तों, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। सबसे पहले इस शीर्षक को समझ लेते हैं। ठाव का अर्थ होता है स्थान। कवि, ये जो कविता है दोस्तों, ये उनके किसी मीठी प्रेम की स्मृति से जुड़ी हुई है। कवि प्रसंगवश बहुत वर्षों के बाद उस स्थान से गुजरते हैं जिस घाट पर, जिस नदी के घाट पर उन्होंने अपनी प्रियतमा के साथ प्यार के मीठे पल बिताए थे, और उनका मन वहां कुछ देर रुककर उन पुरानी बीती हुई यादों में डूबना चाहता है, उस आनंद को फिर से जी लेना चाहता है। लेकिन वे अपने मन को समझाते हैं कि बंधु, बंधु किसको कहा गया है? अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि यहां इस स्थान पर अपनी नाव मत बांधो, अर्थात इस स्थान पर अपने मन को मत उलझाओ। तो चलिए इसकी जो महत्वपूर्ण, हाँ एक और बात प्रसंगवश बता दूं कि इस कविता की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यहां पर इहलोक और परलोक की बात की गई है। इस व्याख्या की दृष्टि से देखें तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ठाव का मतलब वैसे तो स्थान है, शाब्दिक अर्थ, लेकिन इसका सांकेतिक अर्थ हो गया संसार, यानी इहलोक। इहलोक का अर्थ होता है, इह मतलब यह, लोक मतलब यह, संसार, यानी ये संसार। तो संसार ठाव हो गया। तो कवि अपने मन को समझा रहे हैं कि सांसारिक आकर्षणों में अधिक मत बंधो। क्यों? क्योंकि परम सत्य परलोक है, परमात्मा है, और यदि हम इसमें ज्यादा उलझेंगे, इसमें ज्यादा लिप्त होंगे, तो हम अपने मूल कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। यानी हमें अंततः हमारी आत्मा को परमात्मा में विलीन होना है, तो हम उससे विमुख हो जाएंगे। तो ऐसा हे बंधु, हे मेरे मन, तू मत कर। इस तरह की व्याख्या कुछ की गई है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि ये उनकी एक सामान्य अनुभूति प्रधान कविता है जिसमें उन्होंने अपने स्मृति जन्य व्यथा को अभिव्यक्त किया है। तो चलिए इस कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। सबसे पहले स्मृति की व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली ये कविता है। 1950 में इसकी रचना की गई। निराला के कविता संग्रह अर्चना में इसका संकलन किया गया है। कविता के सारांश पर आते हैं। कवि एक लंबी अवधि के बाद
उसी घाट से होकर गुजरते हैं जहां कभी उन्होंने अपनी प्रिया के साथ प्रेम के पल बिताए थे। उनकी पुरानी स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। वे कुछ पल वहां ठहर कर उन मीठी यादों में डूबना चाहते हैं, यानी उन बीते हुए प्रेम के पलों को फिर से एक बार जीना चाहते हैं, उस आनंद को फिर से उठा लेना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। परंतु वे ऐसा नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पाते कवि? क्या विवशता है? उसी विवशता की, उसी उदासी की अभिव्यक्ति यहां इस कविता में कवि ने की है। वे कहते हैं कि यदि मैं यहां रुका, इस घाट पर रुका, तो यहां रुकने पर लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, क्योंकि उस स्थान विशेष से उनकी निजी आत्मीयता को वे लोग नहीं जानते। निजी आत्मीयता का अर्थ क्या है? निजी आत्मीयता का अर्थ है कि प्रेम का कौन सा बंधन इस घाट से उनके हृदय का जुड़ा हुआ है, उस तार को, उस बंधन को ये लोग नहीं जानते। और यही कारण है कि जब वे लोग कवि को वहां रुका हुआ देखेंगे तो पूछेंगे कि क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो, 10 तरह के सवाल करेंगे। और उन सवालों से घिरकर कवि उस आनंद को जीना ही भूल जाएंगे, उन बीते हुए प्रेम के पलों को जीना भूल जाएंगे, जिन्हें जीने के उद्देश्य से वो इस घाट पर बैठे हैं। तो इसलिए वे वहां नहीं रुकते, वहां अपने मन को नहीं उलझाते और अपने मन को समझाते हैं। दूसरी बात, कवि कहते हैं कि उनकी स्मृति में बसा जो भोला सौंदर्य है, भोला सौंदर्य कौन सा है? प्रेमानुभूति का। जो प्रेमानुभूति है, जो प्रेम का सौंदर्य है, उसे भी वे लोग नहीं जानते। और यही कारण है कि वे तरह तरह के सवाल उनके यहां रुकने पर करेंगे। कवि सोचते हैं कि इस गांव के लोग उनकी स्मृति में संचित प्रेम की मौन भाषा को नहीं जानते, जो उन्हें यहां रुकने के लिए विवश कर रही है। यानी वे नहीं जानते कि कितना प्रेम का तार यहां कवि का जुड़ा हुआ है इस घाट से। अगर वे इन सारी स्थितियों को समझते होते, जानते होते, तो संभवतः प्रश्न नहीं करते। वे तरह तरह के सवाल करके उनके हृदय के को आनंद से वंचित कर देंगे, अतः वे वहां नहीं रुकते। कवि ने इस कविता में यही उदासी, यही विवशता, मूल भाव है यही उदासी, यही विवशता और स्मृति जन्य व्यथा को अभिव्यक्त किया है। ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं दो कवि के द्वारा लिखी गई इस कविता की। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, बंधु कवि का मन। कवि अपने मन को समझा रहे हैं कि हे बंधु, इस स्थान पर अपनी नाव मत बांधो। सांकेतिक अर्थ हुआ कि इस घाट पर मत रुको। क्यों? क्योंकि तुम तो इसलिए रुकना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे प्रेम का तार इस घाट से जुड़ा हुआ है। इस घाट से तुम्हारी वो स्मृतियां जुड़ी हुई हैं प्रेम की, जब तुमने प्रिया के साथ इस घाट पर बहुत अधिक प्रेम का अच्छा समय बिताया था। लेकिन यदि तुम यहां रुक गए तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि पूछेगा सारा गांव बंधु कि हे बंधु, तुमसे सारा का सारा गांव यहां रुकने का कारण पूछेगा, तरह तरह के सवाल करेगा, और उन सवालों से घिरकर तुम उस आनंद को उठाना, उस आनंद को जीना ही भूल जाओगे, जिसको जीने के उद्देश्य से तुम यहां रुक रहे हो। ये प्रारंभ की पंक्तियां हैं, इनके आधार पर ही आगे की कविता हम समझेंगे। अब आती है तीसरी कविता, कुकुरमुत्ता। 1941 में यह कविता रची गई और यह सामाजिक और व्यंग्यात्मक कविता है। ध्यान देंगे, मूलतः इसमें व्यंग्य का स्वर प्रबल है, तो यह एक व्यंग्यात्मक कविता है और इसकी रचना दो भागों में की गई है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। शिल्प की दृष्टि से यह एक लंबी कविता है। किस दृष्टि से? शिल्प की दृष्टि से। और कैसी कविता है? प्रगतिवादी चेतना की कविता है। कविता का प्रथम भाग हंस के मई 1941 के अंक में प्रकाशित हुआ। यानी सबसे पहले ये इस कविता का पहला जो भाग है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? प्रश्न पूछा जा सकता है। हंस में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? मई 1941 के अंक में प्रकाशित हुआ। कुकुरमुत्ता कविता संग्रह के रूप में बाद में प्रकाशित हुआ। यानी कुकुरमुत्ता कविता संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई। और ये कुकुरमुत्ता कविता संग्रह अब तक 3 संस्करण इसके प्रकाशित हो चुके हैं। इसका पहला संस्करण युग मंदिर उन्नाव से प्रकाशित हुआ, यानी प्रकाशक का नाम है युग मंदिर। दूसरा संस्करण श्री राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से प्रकाशित हुआ और तीसरा किताब महल इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। कुकुरमुत्ता का पहला संस्करण यानी कविता संग्रह के रूप में पहला संस्करण 1942 में प्रकाशित हुआ।
कुकुरमुत्ता कविता संग्रह में कुकुरमुत्ता के अलावा अन्य 7 कविताएं संकलित है। इस बिंदु को भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुकुरमुत्ता कविता संग्रह में कुकुरमुत्ता के दोनों भागों के अतिरिक्त अन्य कितनी कविताएं संकलित हैं। तो आपको ये संख्या याद रहनी चाहिए 7, और ये 7 कविताएं कौन सी हैं ये भी आपको याद रहना चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता निराला के कुकुरमुत्ता कविता संग्रह में संकलित नहीं है। तो ये 7 नाम आपको याद रखने हैं। गर्म पकौड़ी, प्रेम गीत, रानी और कानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला और खेल। ये 7 कविताएं भी इस कुकुरमुत्ता कविता संग्रह में कुकुरमुत्ता कविता के अलावा संकलित हैं। इस संग्रह की लगभग सभी कविताएं कवि के द्वारा 1939 से 1942 के बीच लिखी गई। अब कविता के सारांश की बात करते हैं। कविता में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिसके द्वारा इस कविता को आसानी से समझा जा सकता है दोस्तों, वो है कि कविता में जो गुलाब का फूल है वो गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, और कुकुरमुत्ता जो है, कुकुरमुत्ता जिसको हम मशरूम के नाम से जानते हैं आजकल, वो सर्वहारा या शोषित वर्ग का प्रतीक है। अब इस तरह के प्रतीकों का आरोप क्यों किया कवि ने गुलाब और कुकुरमुत्ता पर, इन बिंदुओं की एक बार चर्चा करते हैं। पहली बात यह कि गुलाब जो है वो एक ऐसा फूल है जो आसानी से नहीं उगता, उसे बहुत अधिक उस रख रखाव की जरूरत होती है। उसके लिए अलग प्रकार की खाद से उसे सींचना पड़ता है, पोषित करना पड़ता है, उसमें पानी का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि न तो अधिक सर्दी सह पाता है गुलाब और न अधिक गर्मी तेज धूप सह पाता है। यानी बहुत अधिक रख रखाव से उसे विकसित और उगाया जा सकता है। और जो पूंजीपति वर्ग होता है, क्योंकि वो धन संपन्न वर्ग होता है, वो भी सुख सुविधाओं के बिना जीवन जीने का आदी नहीं होता। तो जितना रख रखाव गुलाब को चाहिए उतनी ही सुख सुविधाएं जीवन में पूंजीपति वर्ग को चाहिए। इसलिए गुलाब को किसका प्रतीक बताया गया है? पूंजीपति वर्ग का प्रतीक बताया गया। लेकिन कुकुरमुत्ता गंदगी में कहीं भी बिना बीज डाले खुद से उगाता है, स्वयं उगाता है। और दूसरी बात, उसे किसी रख रखाव की, किसी विशेष खाद की, किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह से सर्वहारा और शोषित वर्ग अभावों में रहकर संघर्षों से जूझकर भी बहुत अधिक ताकतवर होता है, ऊर्जावान होता है और अपनी जिजीविषा को बनाए रखता है, उसी तरह से कुकुरमुत्ता होता है। तो इसलिए यहां कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? शोषित वर्ग का, यानी सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। मोटे अर्थों में जो मिल मालिक हैं, जो पूंजीपति हैं, वो गुलाब है, मानो कवि ने ऐसा माना है। और जो मजदूर वर्ग है, जो शोषित, जिनका शोषण हो रहा है, वो है कुकुरमुत्ता। गुलाब, अब और प्रतीकों के आधार क्या है इस प्रतीकात्मकता के? गुलाब सुविधा भोगी है, यानी उसे विशेष प्रकार की खाद चाहिए, विशेष प्रकार से समय समय पर जल चाहिए, तो वो सुविधा भोगी है। पूंजीपति वर्ग भी सुविधा भोगी है। कुकुरमुत्ता अभाव जीवी है, यानी अभावों में भी पूरी ताकत के साथ खिलता है, विकसित होता है, तो वो अभावों में भी मजबूती से खड़ा रहता है। गुलाब क्षणिक है, क्योंकि जरा सी तेज धूप हुई झड़ जाता है, लेकिन कुकुरमुत्ता शाश्वत है। यानी कुकुरमुत्ता के शाश्वत होने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी मुरझाता नहीं है, बल्कि उसका मतलब ये है कि उसकी जिजीविषा बहुत अधिक है, वो अदम्य जिजीविषा का धनी है। जबकि गुलाब की जिजीविषा बहुत कम समय के लिए ही गुलाब जीवित रहते हैं, तो गुलाब की जिजीविषा कुछ ही समय में, अल्पकाल में ही समाप्त होने वाली है। यही कारण है कि जिस तरह से पूंजीपति वर्ग सुविधाओं से वंचित होने पर मुरझा जाते हैं, उनके लिए जीवन जीना दुष्कर हो जाता है, उसी तरह से गुलाब है। लेकिन जो मजदूर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, वो अभावों में रहकर भी पूरी ऊर्जा के साथ संघर्षों का सामना करते हुए अपना जीवन जीता है और उसमें से ही आनंद के पल भी निकाल लेता है। इसलिए कुकुरमुत्ता उनका प्रतीक है। आगे चलें। गुलाब शोषक है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, तो गुलाब शोषण करने वाला है, क्योंकि खाद का खून चूस करके वो अपना पोषण प्राप्त करता है। कुकुरमुत्ता पोषक है, वो दूसरों को पोषण देता है, उसे किसी विशेष खाद की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मजदूर वर्ग, जितनी भी मिलें होती हैं, जितना भी संसार का कार्य व्यापार है, उसे जो निम्न वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वही उसका आधार होता है। यदि मजदूर, आप जानते हैं कि यदि किसी मिल के मजदूर हड़ताल पर चले जाएं तो मिल का सारा कारोबार ठप हो जाता है। तो यानी पूरी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका मूल आधार है कौन? मजदूर, यानी कुकुरमुत्ता।
कुकुरमुत्ता सभी सांसारिक कार्यों का आधार है। कुकुरमुत्ता सर्वव्यापी है, कहीं भी उग जाता है, उसके लिए किसी विशेष जलवायु की भी आवश्यकता नहीं होती। उपयोगी है क्योंकि उसमें पोषक तत्व बहुत अधिक है। कर्मशीलता का आधार है, गति का आधार है। समाज में जो विकास के कार्य हो रहे हैं वो सब कुकुरमुत्ता की वजह से यानी मजदूर वर्ग की ओर के कारण हो रहे हैं। प्रभावशाली है, सभ्यता का केंद्र है। जितने भी विकास के कार्य हैं उनके केंद्र में मजदूरों का परिश्रम, उनकी मेहनत विद्यमान है और सभी में विद्यमान है। सरस है और सभी का जन्म जाता है, यानी सभी के जीवन को आसान बनाने वाला कार्य करता है कुकुरमुत्ता। अतः कुकुरमुत्ता अपने आप को इस कविता में बड़ा बताता है और अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। कवि ने इस कविता में दोस्तों संवाद शैली का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। कुकुरमुत्ता और गुलाब में बातचीत है, लेकिन गुलाब कुछ कहता नहीं है, केवल सुनता है और कुकुरमुत्ता अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। प्रथम खंड में कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग्य करता है। कवि ने नवाब साहब की एक संक्षिप्त कहानी की कल्पना की है, कल्पित प्रसंग का आधार बनाया है इस कविता की रचना करने में और इसके माध्यम से उन्होंने प्रगतिवादी चेतना यानी मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है कि समाज के हर दुखी प्राणी के प्रति सद्भाव हो, संवेदना का भाव हो और उनकी उस पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयत्नशील तत्पर होने का भाव हो, तो वही मानवतावादी दृष्टिकोण है। उसकी अभिव्यक्ति हुई है। नवाब साहब जिनका प्रसंग है उसकी कथा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि नवाब साहब को धन संपन्न है, शानो शौकत से रहना पसंद है, तो उनके पास बहुत बड़ा बाग है और वो चाहते हैं कि उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाए जाएं। तो वहां पर बहुत सारे फूल के पौधे उन्होंने लगा दिए हैं, बहुत सारी बेलें लगा दी हैं, लेकिन गुलाब नहीं है वहां। तो वे फारस से खास तौर पर गुलाब के, सुंदर गुलाब के पौधे मंगवाते हैं और अन्य फूलों के साथ अपने बगीचे में लगा देते हैं। गुलाब की देखभाल के लिए बहुत सारे नौकर चाकर और माली नियुक्त किए जाते हैं। ये किस बात का प्रतीक है? जैसे पूंजीपति वर्ग को अपने जीवन के कार्य करने के लिए बहुत सारे सेवकों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से गुलाब यहाँ पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। बाग में अनेक अन्य फूलों के पौधे भी हैं और फलों के पौधे भी हैं, किंतु जब मौसम आने पर गुलाब खिलता है तब बाग की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी पूरे के पूरे बाग का, बगीचे का जो सौंदर्य है उस पर गुलाब के सौंदर्य की छाप पड़ जाती है। गुलाब के समीप ही जहां गुलाब है वो अपने सौंदर्य से सारे गुलाब बगीचे का सौंदर्य बढ़ा रहा है, वही गंदगी में एक कुकुरमुत्ता उगाता है। कवि ने इसी कुकुरमुत्ते को सर्वहारा और शोषित वर्ग का प्रतीक बताया है और गुलाब को पूंजीपति वर्ग का प्रतीक बताया है और पूंजीपति वर्ग पर इसी के माध्यम से तीखा व्यंग्य किया है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कुकुरमुत्ता गुलाब को दूसरे का क्या क्या बातें, क्या क्या व्यंग्य करता है कुकुरमुत्ता गुलाब से, वो देखिए। गुलाब को कहता है कि तुम दूसरों का खून चूसने वाले हो, सुविधा भोगी हो, बनावटी हो, कांटेदार हो। उस पर कटाक्ष करता है ये सब बातें कहकर और स्वयं को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करता है और उन अनेक रूपों के माध्यम से वो ये प्रमाणित करता है, ये सिद्ध करता है कि संपूर्ण संसार की जो गतिविधियां हैं उनका आधार, उनका केंद्र कुकुरमुत्ता यानी मजदूर वर्ग है और वो अपने आप को मौलिक कहता है। कुकुरमुत्ता शोषित होने के बाद भी स्वाभिमानी है। कविता के दूसरे खंड में, ये तो ही प्रथम खंड की बात, क्योंकि कविता दो खंडों में है, तो कविता के दूसरे खंड में कवि नवाब की पुत्री बहार को माली की बेटी गोली की सखी बताते हैं। कवि बताते हैं कि नवाब की एक बेटी है, उसका नाम है बहार, और जो माली है, जो बाग का ध्यान रखता है, उसकी बेटी का नाम है गोली। और ये दोनों सखियां हैं, हम जो है हमेशा साथ रहती हैं। गोली अक्सर नवाब साहब के घर में और बहार अक्सर गोली के घर आया जाया करती है। एक दिन बहार गोली के घर पर कुकुरमुत्ते का स्वादिष्ट कबाब खाती है और उसकी चर्चा अपने माता पिता से यानी नवाब साहब से और अपनी मां से करती है। नवाब साहब कुकुरमुत्ते के स्वादिष्ट कबाब को खाने के लिए लालायित हो जाते हैं। उनको भी इच्छा होती है कि इतना स्वादिष्ट कबाब उन्होंने आज तक नहीं खाया, क्योंकि उनकी बेटी इतनी ज्यादा उसकी प्रशंसा कर रही है। तो वे क्या करते हैं, जब उनके मन में ये भावना प्रबल होती है कि उन्हें भी कुकुरमुत्ते का कबाब खाना है, तो वो तत्काल माली को बुलाते हैं और कुकुरमुत्ता लाने का आदेश देते हैं ताकि उन्हें उनके घर में भी कुकुरमुत्ते का कबाब बनाया जा सके।
माली उन्हें बताता है कि कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, अब केवल गुलाब शेष है, गुलाब बचा है। नवाब आदेश देते हैं कि जहां गुलाब उगे हैं वहां कुकुरमुत्ता उगाया जाए। यानी इसके द्वारा कवि क्या कह रहे हैं? कवि पूंजीपति वर्ग की अपेक्षा जो मजदूर वर्ग है उसकी श्रेष्ठता, उसकी उपयोगिता समाज के लिए स्थापित कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। उत्तर में माली कहता है कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता। ये पंक्ति कविता की पंक्ति है। माली कहता है कि उगाने से कुकुरमुत्ता, क्योंकि इसके बीज नहीं आते, ये तो खुद से उगता है, कहीं भी किसी भी मौसम में कभी भी किसी भी जमीन पर उग जाता है। इसे ना किसी पोषण की आवश्यकता है, ना किसी बीज की आवश्यकता है, तो उगाने से कुकुरमुत्ता नहीं उगता। और यहीं पर कविता समाप्त हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता, ये कुकुरमुत्ता कविता की अंतिम पंक्ति है। यहीं पर कविता समाप्त हो जाती है, मानो पूंजीपति वर्ग पर सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग की जीत हो जाती है। अब इस कविता का जो महत्वपूर्ण अंश है वो आपको समझ में आना चाहिए। आया मौसम खिला फारस का गुलाब, कवि लिख रहे हैं कि मौसम आया। ये बीच से उठाई गई पंक्तियां हैं, प्रारंभिक पंक्तियां नहीं है दोस्तों। आया मौसम खिला फारस का गुलाब, जब मौसम आया तो जो फारस से मंगाए हुए गुलाब के पौधे नवाब साहब ने अपने बगीचे में लगवाए थे उन पर फूल लहराने लगे। बाग पर उसका पड़ा था रौबो दाब, और वो फूल इतने सुंदर थे गुलाब के कि पूरे बाग पर उस गुलाब के फूल की छाप पड़ गई, यानी प्रभाव पड़ गया, रौब पड़ गया। क्योंकि हर कोई बाग में कुछ और देखता ही नहीं था, किसी और फूल के सौंदर्य की तरफ दृष्टि किसी की नहीं जाती थी, ना किसी फल की प्रशंसा करता था। जो भी बाग में आता था वो केवल और केवल उन फारस के गुलाबों के सौंदर्य की प्रशंसा करता था। वहीं गंदे में उगा देता हुआ बुत्ता, बुत्ता का अर्थ होता है चुनौती, वहीं पर गुलाब के फूल के पास ही एक गंदगी जो पड़ी थी वहां पर एक बुत्ता चुनौती देता हुआ पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता। पहाड़ी की तरह उसने अपने सिर को उठाया, क्योंकि कुकुरमुत्ता जब उगता है तो उसके ऊपर एक छतरी सी होती है दोस्तों। तो ऐसा कवि ने कल्पना की कि मानो सिर उठाकर, पहाड़ी के समान, एक छोटी सी पहाड़ी के समान सिर उठाकर अकड़ करके कुकुरमुत्ता बोला। क्योंकि कवि कह चुके हैं, हम बता चुके हैं कि शोषित वर्ग होने के बावजूद मजदूर वर्ग स्वाभिमानी है। तो ऐंठ कर बोला, ऐंठ कर जो शब्द है वो स्वाभिमान का प्रतीक है। अब किससे बोल रहा है? गुलाब से बोल रहा है कुकुरमुत्ता। क्या बोल रहा है? देखिए, अबे सुन बे गुलाब। देखिए क्या बोल रहा है गुलाब से कि अबे गुलाब सुन, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, कि तू, मैंने माना कि तेरे पास बहुत अच्छी खुशबू है जिससे तू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तेरा बहुत खूबसूरत रंग है, आब बहुत सुंदर चमक है, यानी सौंदर्य से भरपूर है, सुगंध से भरपूर है तू। लेकिन तू ये भी याद रख कि ये सुंदरता, ये खुशबू तुझे आखिर का क्यों मिली। तो प्रतीकार्थ क्या है, सांकेतिक अर्थ क्या है कि पूंजीपति वर्ग तू सुन ले कि तू जिन सुविधाओं से अपनी शानो शौकत का प्रदर्शन करता है उनके मूल में मजदूर वर्ग का परिश्रम विद्यमान है। आगे की पंक्तियों में कुकुरमुत्ता कहता है खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, कि तू तो बिल्कुल अशिष्ट है, शोषक तेरी प्रवृत्ति है। तो तुझे ये जो सुंदरता, ये सुगंध और ये जो चमक मिली है, ये तूने जो खाद का खून चूस कर पोषण प्राप्त किया है, मजदूरों का शोषण करके जो पूंजीपतियों ने अपनी शानो शौकत बढ़ाई है, धन एकत्र किया है, उसी शोषण का परिणाम है ये। तो यहां पर कुकुरमुत्ता गुलाब को ये व्यंग्य कर रहा है, उस पर कटाक्ष कर रहा है। डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, और तू अपनी सुंदरता के नशे में डूबा हुआ अपने वृक्ष की, अपने पौधे की शाखा पर एक कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति की तरह इतरा रहा है, पूंजीपति की तरह इतरा रहा है। जिस तरह से पूंजीपति मजदूरों के परिश्रम से अर्जित की गई शानो शौकत के बल पर अपने आप को बड़ा मानते हैं, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, विलासिता में डूबे रहते हैं, उसी तरह से हे गुलाब, तू खाद का खून चूस चूस कर पोषण तूने प्राप्त किया, ये सुंदरता प्राप्त की, ये सुगंध प्राप्त की, और तू इन सारी चीजों को भूलकर अपने सौंदर्य के अहंकार में डूबा हुआ है।
दोस्तों, ये हुई आज की सत्र की निराला की 3 कविताएं जिन पर हमने बातचीत की। अगले सत्र में हम इन सारी कविताओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे और उन प्रश्नों के जरिए इन कविताओं को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न हमसे गलत ना हो, हमारा कोई प्रश्न गलत ना हो। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।